Assalamualaikum. I'm Ara Ishtiaq here. Today we are going to study applied chemistry for ADS part 2. Students, as you know, we were discussing about section 2 of applied chemistry, in which we have completed our 2 chapters. So let's talk about the third and last chapter of section 2. As you know, we have already studied few topics from chapter 3rd, like nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers, metallurgy of copper. So the remaining topics are metallurgies of iron and aluminium, and sugar and paper industry. So in this session, let's talk about the paper industry. So what is paper actually? पेपर क्या होता है? पेपर इज़ अ मटेरियल जो कि थिन शीट्स की फॉर्म में बनाया जाता है पल्प को इस्तेमाल करते हुए. पेपर एक ऐसी थिन शीट होती है जो पल्प से बनाई जाती है. पल्प क्या होता है? पल्प किसी भी फाइब्रस सब्सटेंस जिसमें सेलुलोज मौजूद होता है, कोई धागा नमा साख्तें मौजूद होती हैं, ठीक है, जैसा कि कॉटन हो गया या लकड़ी होगी, लकड़ी में सेलुलोज मौजूद होता है. वीट स्ट्रॉज हो गए, ठीक है, गंदम के सिट्टे. इसके अलावा आप बगास, घास, इस तरह के जो थर्ड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें सेलुलोज मौजूद होता है, फाइब्रस मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है. इन फाइब्रस मटेरियल वाले सब्सटेंसेस के ज़रिए से हम पल्प बनाते हैं और उस पल्प से वो जो कि एक लई होती है, उस पल्प को एक थिन शीट की फॉर्म दे देते हैं और वो शीट पेपर कहलाती है. और पेपर को इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है? राइटिंग के लिए. हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग के लिए, कुछ ड्रॉ करना है उसके ऊपर, या प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ प्रिंट करने के लिए, या फिर रैपिंग मटेरियल के तौर पे, मतलब किसी भी चीज़ को लपेटने के लिए, पैकेजिंग के लिए हम पेपर को इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इन्वेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ पेपर. कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल किसने पेपर को इन्वेंट किया था, किसने पेपर को बनाया था? तो सबसे पहले चाइना का एक इंसान साई ल्यून, उसने मॉडर्न पेपर को इन्वेंट किया था, सबसे पहले बनाया था. दरियाए नील है मिस्र में और उसके पास एक रीडी प्लांट था, झाड़ी नुमा एक पौधा था, और उस पौधे से फर्स्ट टाइम पेपर को बनाया गया था, ठीक है. तो उसी पेपर के नाम पे इस पेपर को पेपर कहा जाता है. मतलब पेपर जो वर्ड है इसको डिराइव किया गया है उसी रीडी प्लांट पेपरियस के नाम पे, जो कि दरियाए नील के किनारे उगता है, उससे फर्स्ट टाइम पेपर बनाया गया था. तो उसी के नाम पे हमने पेपर का वर्ड जो है, उसका नाम जो है वर्ड पेपर डिराइव किया है. तो सबसे पहले फिर इन्वेंशन, साई ल्यून जो कि चाइना से बिलोंग करता है, उसने मॉडर्न पेपर को डिराइव किया था, डिस्कवर किया था. सो प्रोडक्शन ऑफ पेपर, कि पेपर को बनाया कैसे जाता है. पेपर को पल्प से बनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पल्प जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक लई होती है, उसको इस्तेमाल करके पेपर की एक थिन शीट बनाई जाती है. तो पल्प बेसिकली क्या है? ये एक सेलुलोज वाला मटेरियल है जिसमें सेलुलोज मौजूद होता है. सच एज वुड के अंदर सेलुलोज है, तो वुड को हम पल्प बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और रैक्स, कोई चीथड़े हैं वो, या ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड पेपर है उसके कुछ टुकड़े ले सकते हैं. उन सबको आप ग्राउंड करेंगे, पीस लेंगे. अगर लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी मौजूद कोई रैक्स, लाइक कोई ऐसा फाइब्रस मटेरियल है, कोई चीथड़ा फटा हुआ जो पहले से इस्तेमाल हो चुका है, यूज्ड हो चुका है, उसको ले लेंगे, या फिर कोई बगास ले लेंगे, या फिर ग्रासेस ले लेंगे, मतलब घास ले लेंगे. इस तरह का कोई भी फाइब्रस मटेरियल लेंगे, उसको पीसेंगे और उसके बाद उसको पानी मिला के उसको पल्प की फॉर्म दे देंगे. अब इस पल्प को हम इस्तेमाल करेंगे फर्दर एक थिन शीट बनाने के लिए, वो थिन शीट पेपर कहलाएगी, ठीक है. तो पल्प एक गारा या लई होती है, वो लई इस फाइब्रस मटेरियल से बनाई जाती है. नेक्स्ट देखिए, अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें कि वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने के लिए, तो ये दो तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक नॉन वुडी रॉ मटेरियल और एक वुडी रॉ मटेरियल. जो वुड कंटेनिंग मटेरियल होते हैं उसको वुडी रॉ मटेरियल कहा जाता है. जो नर्म से सेलुलोज से बने हुए होते हैं, जिनमें कोई सख्त लकड़ी नहीं होती है, उनको नॉन वुडी रॉ मटेरियल कहा जाता है. फॉर एग्जांपल नॉन वुडी में वीट स्ट्रॉ, मतलब गंदम के सिट्टे, बगास, बम्बू, बांस के जो नाजुक एक ज़्यादा सख्त बांस होता है, एक जो उसका जड़ी बूटियों की तरह के बांस होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है. कॉटन लिंटर, कपास, रुई, जो रुई होती है कपास पे लगी हुई, कपास के पौधे के ऊपर लगी हुई, उसको कॉटन लिंटर कहते हैं. कॉटन स्टाक भी एक चीज़ आगे लिखी हुई है. कॉटन स्टाक वो जो रुई कवर्ड है जिससे, या उसका जो एक जिस पौधे के ऊपर लगी हुई है रुई, उस लकड़ी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है पल्पिंग प्रोसेस के लिए. राइस स्ट्रॉ, मतलब चावल के ऊपर जो उसकी कवरिंग होती है,
चावल का छिलका जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका जो पौधे का तना है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रासेस मतलब घास, ये तमाम नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स हैं। और अगर हम वुडी रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें आ जाता है हार्डवुड, मतलब जो भी लकड़ी वाले दरख्त हैं, लाइक पॉपुलर, यूकलिप्टस, डॉकलस फिर, ये तमाम ऐसे दरख्त हैं जिनकी सख्त लकड़ी होती है। इस लकड़ी को काट के छोटे छोटे पीसेस में कट करके इनको भी पल्पिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर उस पल्प से पेपर बनाया जा सकता है। तो ये तो थे रॉ मटेरियल्स, जो कि 2 कैटेगरीज में हमने स्टडी किए। अभी पल्पिंग प्रोसेस की बात करें कि हम पल्प बनाते कैसे हैं उन रॉ मटेरियल से, उस लकड़ी को या घास फूस को किस तरह से इस्तेमाल करके पल्प बनाया जाता है। तो 3 तरीके हैं उसके पल्पिंग करने के, पल्प बनाने के। क्राफ्ट प्रोसेस जिसमें अल्कलाइन सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, सल्फाइड प्रोसेस जिसमें एसिडिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जाएंगे, एक एसिडिक प्रोसेस होगा। और एक थर्ड प्रोसेस है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, NSSC। ये इस प्रोसेस में हम बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपने रॉ मटेरियल को, और पाकिस्तान में मोस्टली NSSC प्रोसेस से इस्तेमाल होता है। NSSC का मतलब न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, ये मोस्ट कॉमनली इसी को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। और आज के लेक्चर में भी हम इसी प्रोसेस को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, फ्लोशीट डायग्राम अगर हम देखें इस पूरे प्रोसेस की जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम अपने रॉ मटेरियल को, चाहे वो कोई लकड़ी है या वो कोई कॉटन है या वो वीट स्ट्रा है, गंदम के सिट्टे हैं, कोई भी हमारा रॉ मटेरियल है, सबसे पहले तो हम उसकी कटिंग करेंगे। अगर बड़ी सारे कोई लकड़ी का पीस है तो उसको कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ड्राइंग सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि उस लकड़ी को सबसे पहले तो हमने साफ़ करना है, वॉश करना है, धोना है। तो धोने के बाद उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर है तो उसको हम क्लीन कर देंगे। और मॉइस्चर को जब वॉश कर रहे होंगे तो उससे सारा उसकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो क्लीनिंग तो हो जाएगी, बट वो गीला हो जाएगा हमारा सारा मटेरियल। तो उसको फिर उसके बाद हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग परफॉर्म की जाएगी। स्क्रीनिंग में उसमें से जो ओवर साइज्ड पार्टिकल है उनको निकाल दिया जाएगा। अगर कोई बड़ा टुकड़ा रह गया है, बड़ा पीस रह गया है, या फिर उसके अंदर से कोई मज़ीद कोई डस्ट वगैरह मौजूद है तो उसको देख लिया जाएगा। या कोई नेट बोल्ट्स वगैरह चीज़ें, नट बोल्ट्स जैसे कोई लोहे की चीज़ें मौजूद हैं वो उसके अंदर हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। ब्लो टैंक में एयर को ब्लो किया जाएगा। उसमें एयर ब्लो करने का मकसद भी यही होता है कि स्क्रीनिंग की जाए, उसमें अगर कोई डस्ट है, कुछ ऐसी वैसे सब्सटेंसेस है तो निकाल देंगे। सारे प्रोसेस अभी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनको एक एक करके। तो अभी ये सिर्फ फ्लोशीट डायग्राम है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीनिंग। सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीनिंग में क्या होगा कि अगर हमने ओवर साइज पार्टिकल बेसिकली निकालने हैं ना, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे अपने सारे सब्सटेंस को। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब क्या है कि हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करेंगे तो जो बड़े हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम उनकी सेपरेशन कर सकते हैं। देन अगेन वॉशिंग करेंगे। ब्लीचिंग एंड डाइजेस्टिंग यूनिट। ब्लीचिंग किस लिए की जाती है? जैसे कि लकड़ी का कलर आपको पता है ब्राउन भी होता है, बट कागज़ जो आपने बनाना है वो वाइट बनाना है। ब्राउन कागज़ अगर आप बनाएंगे तो उस पर की गई राइटिंग आपको नज़र नहीं आती है ठीक तरह से। तो ब्लीचिंग करके हम क्या करते हैं कि हम अपने पेपर का जो ब्राउन कलर है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग का पर्पस क्या है कि हमने ब्राउन कलर को ख़त्म करके उसको बिल्कुल क्लियर बना लेना है। डाइजेस्टिंग यूनिट में हम क्या करेंगे, जो हमने अभी प्रोसेस का नाम पिछली स्लाइड में स्टडी किया है कि न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कुछ केमिकल्स हैं वो हम डाल के अपने इस मटेरियल को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। डाइजेस्टिंग यूनिट में न्यूट्रलाइज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्टली जो हम वुड इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें से कुछ एसिडिक मटेरियल्स निकल रहे होते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए डाइजेस्टिंग यूनिट में हम कुछ केमिकल्स डालेंगे जो हमारे पूरे मिक्सचर को न्यूट्रलाइज़ कर देगा। नेक्स्ट हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं डिटेल से कि दिस प्रोसेस यूटिलाइज सोडियम सल्फाइड कुकिंग लिक्विड। इसमें हम सोडियम सल्फाइड चूज़ करते हैं जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ बफर बना लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ बफर क्यों कर रहे हैं? सो दैट इसकी जो pH है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। आपको पता है बफर का क्या काम होता है, आप FSC में स्टडी कर चुके हैं कि बफर के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ की pH को न्यूट्रल पे मेंटेन रखते हैं। तो ये 2 केमिकल्स जो हम ले रहे हैं, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों क्या करेंगे, ये बफर के तौर पे एक्ट करेंगे और ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड जो कि रॉ मटेरियल में मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से आया रॉ मटेरियल में? रॉ मटेरियल लकड़ी या कुछ भी आपने इस्तेमाल किया है
तो उसमें से कुछ ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होकर निकले होंगे, तो वो एसिडिक मटेरियल बना देंगे हमारे जो भी रॉ मटेरियल है उसको, तो उसको न्यूट्रल कर देंगे हम इन दो केमिकल्स के बनाए गए बफर की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, द नॉन वुडी रॉ मटेरियल। अच्छा, ये प्रोसेस तो प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन है ना कि इसमें हम ये दो केमिकल इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेप वाइज हम एक एक करके सारे के सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप है हमारे पास कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल कि सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर बनाने के लिए, वीट स्ट्रॉ है या वुड है, कोई भी चीज़ है, सबसे पहले आप उसकी कटिंग परफॉर्म करेंगे। तो जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल है उसको अगर हम देखें तो वो प्री कट स्टेट में ही आते हैं। लाइक अगर गंदम का सिटे की बात करती हूँ मैं, तो जब गंदम निकाल ली जाती है, ठीक है, हार्वेस्ट हो गया, हमारा सारा प्रोसेस हो गया, तो पीछे जो भूसा बचता है वो ऑलरेडी प्री कट स्टेट में होता है। उसको आपने मज़ीद छोटा कर लेना है, मज़ीद काट लेना है उसको फर्दर प्रोसेस से पहले, लेकिन कुछ हद तक कटिंग उसकी ऑलरेडी हुई हुई है। नेक्स्ट फिर हम उसकी ड्राई एंड वेट क्लीनिंग करेंगे। ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या है कि उसमें से हवा को ब्लो करवाएंगे, हवा गुजारेंगे, तो जितनी भी डस्ट है उस मटेरियल के अंदर मौजूद वो सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी। बट फिर भी हवा गुजारने के बाद, एयर ब्लो करने के बाद भी अगर कुछ डस्ट उसके अंदर मौजूद है तो हम वेट क्लीनिंग करेंगे। वेट क्लीनिंग का मतलब क्या है कि हम पानी से वॉश करेंगे उस सब्सटेंस को। तो वेट क्लीनिंग में जब वो वॉश हो जाएगा तो जो रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल या अगर कोई डस्ट रह गई है, कुछ डस्ट के पार्टिकल मौजूद हैं, तो वो भी धुल के साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है, एक ऐसा काम होता है जिसमें अगर कोई हमने जैसा कि हमारा पहला स्टेप था कटिंग का, तो हमने कटिंग की है, अब स्क्रीनिंग में हम चेक करेंगे कि क्या इवनली कट हो गया है सारे का सारा मटेरियल। अगर उसमें कोई ओवर साइज या बड़ा पार्टिकल मौजूद है, कोई अनवांटेड पार्टिकल मौजूद है, कोई नट बोल्ट्स मौजूद हैं, मतलब कोई लोहे की चीज़ मौजूद है, कोई भी इस तरह के ऐसे चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, वो अनवांटेड है, वो हमारे इसमें एज इम्प्योरिटी आ रही हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये जो स्क्रीनिंग का मतलब होता है हमने ध्यान से चेक करना है अपने सारे के सारे रॉ मटेरियल, उसमें जो अनवांटेड चीज़ें उनको रिमूव करना है। उनको रिमूव करने के 2-3 तरीके बताए गए हैं, ग्रेविटी मेथड, वाइब्रेटरी मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर जो है उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि घुमाएंगे सब्सटेंसेस को जो ओवर साइज्ड है, भारी पार्टिकल है, नीचे रह जाएंगे, हल्के ऊपर आ जाएंगे। ग्रेविटी भी यही काम करिए, ग्रेविटी की मदद से हैवियर पार्टिकल ज़्यादा जल्दी नीचे बैठ जाएंगे। आप ये पूरा एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे ग्रेविटी को यूज़ करके, या ग्रेविटी का सूल पे बनाया गया होगा, हैवियर पार्टिकल डाउन, लाइटर पार्टिकल अबव, तो हैवियर पार्टिकल ओवर साइज पार्टिकल को आप रिमूव कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे। तो स्क्रीनिंग में हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन का। तो अब जो रॉ मटेरियल जिसको हमने स्क्रीन भी कर लिया, वॉश भी कर लिया, मतलब उसको कम्प्लीटली क्लीन कर चुके हुए हैं, हमारे पास अब प्योर जो रॉ मटेरियल आ गया है, उसमें हम अपना केमिकल डालेंगे, ठीक है। वो केमिकल क्या था, सोडियम सल्फाइड, उसको इंजेक्ट करेंगे अपने रॉ मटेरियल में, और फिर उसके ऊपर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तकरीबन 160 to 180 डिग्री, ठीक है। इस डाइजेस्टर में डाल के हम अपना रॉ मटेरियल डाइजेस्टर में ऐड करेंगे। इसमें वो लिक्विड भी डालेंगे जिसमें सोडियम सल्फाइड मौजूद है। इसके अलावा इसको फिर 160 to 180 डिग्री तक टेम्परेचर देंगे और उसके बाद इसको रोटेट करवाएंगे, सो दैट कि वो केमिकल हमारे रॉ मटेरियल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2.5 राउंड पर मिनट इसको घुमाना है, मतलब 1 मिनट में 2.5 राउंड्स लगाने हैं। इस डाइजेस्टर को 2.5 टाइम घुमाना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जब ये घूमेगा, इसके अंदर सारा का सारा वो जो केमिकल हमने डाला है वो हमारे रॉ मटेरियल के साथ मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लो टैंक, द कुक्ड मटेरियल। अच्छा, कुक्ड मटेरियल किसको कह रहे हैं? अभी जो डाइजेशन का प्रोसेस आपने किया है ना, उसमें सॉरी, कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो आपने केमिकल डाला था रॉ मटेरियल्स में, वो रॉ मटेरियल्स के साथ अगर कम्प्लीटली उसके ऊपर लग चुका है, कम्प्लीटली उसके साथ रिएक्ट कर चुका है, तो हम कहेंगे कि वो कुक्ड मटेरियल है। लेकिन कुछ ऐसा भी मटेरियल होगा जिसमें अच्छी तरह से अभी केमिकल नहीं लगा हुआ होगा, तो वो अनकुक्ड मटेरियल होगा। वो अच्छी तरह से हीटअप भी नहीं हुआ है, वो कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ है केमिकल के साथ। तो हमने ब्लो टैंक में कुक्ड मटेरियल को अनकुक्ड मटेरियल से जो नहीं उसके साथ मिक्स हुआ केमिकल के साथ, उसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। ब्लो टैंक में क्या हो रहा है, द कुक्ड मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टर इज ब्लोन इनटू ब्लो टैंक एंड देन पम्प टू सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन फॉर द सेपरेशन ऑफ कुक्ड फ्रॉम अनकुक्ड मटेरियल।
ब्लो टैंक में डाल के हमने डाइजेस्टर से एक ब्लो टैंक के अंदर उसको जो डाल रहे हैं, ये ब्लो टैंक आपको अंदर आगे पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। इसमें हम अपने कुक्ड एंड अनकुक्ड मटेरियल को अलग कर लेंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि कुक्ड मटेरियल क्या है, जिसके साथ डाइजेस्टर में डाइजेशन के प्रोसेस में केमिकल कम्प्लीटली लग चुका है, कम्प्लीटली हीटअप होके वो साथ में मिक्सर बना चुका है, वो कुक्ड मटेरियल है। जो अभी कम्प्लीटली केमिकल के साथ नहीं अटैच हुआ वो अनकुक्ड मटेरियल कहलाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ब्लीचिंग। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया जैसा कि ब्लीचिंग का पर्पस क्या होता है कि जो लकड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्राउन होती है, या उसको आपने डाइजेस्टर में कुकिंग की, उसको मतलब पकाया, डाइजेस्टर में हीट दी, इतनी ज़्यादा केमिकल डाला उसके ऊपर, तो उसका मिक्सचर बनाया, तो उसमें उसका मज़ीद डार्क कलर हो जाता है। तो वो जो डार्क कलर का पल्प है या डार्क कलर का जो मटेरियल है, उसका पेपर अगर हम बनाते हैं तो उस पेपर पे राइटिंग या प्रिंटिंग तो विजिबल नहीं होगी, अच्छी नहीं आएगी। तो हम ब्लीचिंग करेंगे सो दैट कि उसका ब्राउन कलर जो है उसको हम ख़त्म कर सकें। तो ब्लीचिंग करने के लिए मोस्टली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड भी इस्तेमाल किया जाता है समटाइम। तो यहाँ पे 2 ही मेथड सिर्फ बताए गए हैं कि क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं हम या हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ब्लीचिंग में ये ब्राउन कलर ख़त्म करके पेपर को कलरलेस बनाना है, ठीक है, वाइट कलर इसका अपीयर करवाना है सो दैट कि इसके ऊपर राइटिंग अच्छी हो सके। तो इन पाकिस्तान ब्लीचिंग इज़ डन विद क्लोरीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड। पाकिस्तान में ब्लीचिंग क्लोरीन या हाइड्रोजन परऑक्साइड की मदद से की जाती है। आफ्टर वॉशिंग द अनब्लीच्ड पल्प इज सेंट टू द क्लोरीनेटर वेयर क्लोरीन एट 4 to 5 बार प्रेशर इज इंजेक्टेड। इसको हम क्लोरीनेटर में डालेंगे वॉशिंग के बाद अनब्लीच्ड पल्प को, और वहाँ पे 4 to 5 बार प्रेशर के ऊपर क्लोरीन ऐड करवाई जाएगी। आफ्टर क्लोरीनेशन पल्प इज़ वाश्ड विद हॉट वाटर। क्लोरीनेशन के बाद पल्प को अगेन धोएंगे गर्म पानी से 60 डिग्री पे, देन सेंड टू द स्टोरेज टैंक। उसके बाद स्टोरेज टैंक में भेज देंगे। आफ्टर ड्राइंग द पल्प को अगेन खुश्क करेंगे, क्योंकि हमने क्लोरीनेशन के बाद उसको वॉश किया था हॉट वाटर से, तो इस वजह से अगेन उसको ड्राई करेंगे। आफ्टर ड्राइंग द पल्प इज़ रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। तो ड्राइंग के बाद अब आपका पल्प रेडी है कि इसको आप पेपर मेकिंग मशीन में डाल के पेपर की फॉर्म में, थिन शीट की फॉर्म में बना सकें। तो देखिए पेपर मेकिंग मशीन को स्टडी करते हैं, इसके कुछ पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। पेपर मेकिंग मशीन जो है वो बेसिकली क्या है कि इसमें आप अपना पल्प डालते हैं और ये एक शीट की फॉर्म में पेपर बना के आपके सामने ले आती है। अ बेसिक 4 ड्राइनर टाइप मशीन इज़ यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट्स इज गिवन बिलो। तो ये एक 4 ड्राइनर मशीन आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, इसके ज़रिए से हम पेपर बनाएंगे। हमने अपना पल्प बना लिया है। सबसे पहला इसका पार्ट का नाम जो लिखा हुआ है दैट इज़ फ्लो स्प्रेडर। फ्लो स्प्रेडर की मदद से आप अपने पल्प को इस मशीन के अंदर स्प्रेड करवाएंगे, ठीक है, डाल देंगे इस मशीन के अंदर। हेड बॉक्स क्या काम करेगा कि जो पल्प आपने डाला है वो उस पर प्रेशर डाल के उसको एक फाइबरस सा मटेरियल एक कपड़े की तरह का आपके पास मटेरियल लगा होगा, उसको फाइबरस मटेरियल भी आप कह सकते हैं, मतलब थ्रेड टाइप चीज़ों से बना हुआ एक जाल की तरह का बना हुआ मटेरियल बना हुआ होगा इसमें, इस 4 ड्राइनर मशीन के अंदर। तो हेड बॉक्स उसके ऊपर मौजूद पल्प को दबाएगा, ठीक है, प्रेस करेगा सो दैट उसमें मौजूद अगर कोई मॉइस्चर या पानी मौजूद है वो सारे का सारा नीचे रिमूव हो जाए। हेड बॉक्स में इसके अलावा सक्शन भी लगी हुई होती है। वो सक्शन आपको पता है कि सक करने को कहते हैं, मतलब कि सक्शन ऐसा डायरेक्टली सक्शन नहीं होता, डायरेक्टली सक नहीं किया जाता, बल्कि सक्शन एक वैक्यूम अप्लाई करके बाकायदा तरीके से कुछ वेपर्स को रिमूव करवाया जाता है, खींच लिया जाता है। तो वहाँ से मॉइस्चर हेड बॉक्स के ज़रिए से प्रेस करके उस फाइब्रस सब्सटेंस के ऊपर अपना पल्प डाल के उसके ऊपर से हेड बॉक्स गुजरेगा, उसको प्रेस करेगा, नीचे से सक्शन अप्लाई हो रही है। तो इस मेथड से हम यहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव करवा देंगे। 4 ड्राइनर टेबल, यहाँ पे एक 4 ड्राइनर टेबल बना हुआ होगा, ठीक है, उसके ऊपर 4 ड्राइनर टेबल के ऊपर अब जो हमारे पास ये मटेरियल जिसमें से मॉइस्चर रिमूव हो चुका है वो डालेंगे और वहाँ पे एक वेब की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर से बार बार जो है कुछ इसकी प्रेसिंग की जाएगी और प्रेस करके इनको जो फाइबर्स मौजूद है हमारे पल्प में उनको आपस में इंटरलिंक्ड कर दिया जाएगा, वो जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है, एक वेब की फॉर्म में आ जाएंगे, जाल की फॉर्म में आ जाएंगे। प्रेस सेक्शन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज प्रेस सेक्शन। रोल प्रेस लेंगे, ठीक है, रोल कुछ हैवी से प्रेशर इसके ऊपर से घुमाए जाएंगे, वो प्रेशर इस हमारे पेपर को, पल्प को
प्रेस करके एक थिन शीट की फॉर्म में ले आएंगे। ड्रायर सेक्शन में हम इसको मज़ीद हीट करके, हीट प्रोवाइड करके सारे का सारा मॉइस्चर एवेपोरेट करवा देंगे। फिर भी कंप्लीट मॉइस्चर तो यहाँ पे भी एवेपोरेट नहीं होगा, कुछ हद तक नम रहेगा पेपर, बट जो शीट प्रेस सेक्शन में बनी है, प्रेस सेक्शन में रोल प्रेस डाल के हमने जो शीट बनाई है वो ड्रायर सेक्शन में जाके उसको हम ड्राई कर लेंगे। कैलेंडर स्टॉक में क्या करेंगे हम कि पेपर को अगेन रोल निप्स के ऊपर से गुजारा जाएगा, अगेन रोलर्स इसके ऊपर से गुजारे जाएंगे। वो रोलर्स जब उसमें से गुजरेंगे, उसके ऊपर से गुजरेंगे पल्प के ऊपर से, जो कि थिन शीट की फॉर्म में आ चुका था अब तक, तो वो मज़ीद आपके पास प्रेस होके उसकी सरफेस स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि यू नो कि पेपर की सरफेस को स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमने राइटिंग करनी होती है। रील क्या होता है? रील का मतलब कि हम लपेट लेंगे जो हमारे पास एक कैलेंडर बन चुका है, कैलेंडर में जो हमारे पास एक जो पेपर था, पल्प था, वो एक थिन शीट में था, और उस थिन शीट को हमने मज़ीद प्रेस करवाने के बाद उसको एक स्मूथ सरफेस वाले शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको अब हम रील में लपेट लेंगे, बट स्टिल जब हम इसको लपेट रहे होंगे इसमें तकरीबन 4 to 5% मॉइस्चर अभी भी मौजूद होगा। तो अभी हमारा पेपर बन चुका था जिसको हमने रील की फॉर्म में लपेट लिया है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में बात करते हैं कि सम टाइम जो पेपर हम बना चुके हुए होते हैं, जो पेपर हम इस्तेमाल कर चुके हुए होते हैं प्रिंटिंग करने के बाद, लाइक न्यूज़पेपर है या व्हाटएवर कोई भी किसी भी किस्म का कागज़ है, जो आप इस्तेमाल करने के बाद रद्दी के तौर पे बेच देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो रद्दी के तौर पे आप पेपर बेच रहे होते हैं, ये जो रद्दी आप बेच देते हैं, ये क्यों ख़रीदी जाती है? इसका क्या इस्तेमाल है, क्या किया जाता है? एक्चुअली ये जो रद्दी जाती है, ये जो कागज़ इस्तेमाल किए हुए जाते हैं, इनको रिसाइकल किया जाता है। देखिए, आप जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल लेंगे, ओरिजिनल कोई लकड़ी काटेंगे, फिर उसके छोटे टुकड़े करेंगे, फिर उसकी सफाई करेंगे, और उसके बाद फिर उसको मतलब मज़ीद ग्राउंड पीसेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि जो पहले से पेपर बना हुआ है उसको हम अगेन चॉप कर लें, ठीक है, कटिंग करें उसकी, उस रद्दी की। उसमें सिर्फ हमें कुछ केमिकल्स डालना पड़ेंगे, और वो केमिकल्स क्या काम करेंगे कि वो केमिकल जो इंक लगी हुई है उन पेपर्स के ऊपर, प्रिंटिंग हुई हुई है या राइटिंग हुई हुई है, उस इंक को रिमूव कर देंगे, ठीक है, उसको कलरलेस बना देंगे, और अगेन फिर हम उसको पेपर मेकिंग मशीन में उस लई को डाल के उसकी पल्प बना के उससे दोबारा पेपर बना लेंगे। तो कहा यह जाता है कि जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल से पेपर बनता है उसको तकरीबन हम 5 to 6 टाइम रिसाइकल कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, हर बार रिसाइकलिंग में इनका जो साइज़ है, इनके थ्रेड का, पेपर के अंदर फाइबर होते हैं ना, थ्रेड होते हैं, उनका साइज़ हर बार रिड्यूस होता रहता है। तो हर बार रिसाइकलिंग में जब साइज़ रिड्यूस होगा तो एक टाइम आएगा वो इतने छोटे फाइबर बन जाएंगे कि उनको हम अब मज़ीद जो है साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पेपर के अंदर ये जो फाइबर्स हैं आपस में कनेक्ट होके फिर ही ये पेपर जाल सा एक बना के आपस में फाइबर्स कनेक्ट होके एक शीट बनाते हैं, तो उनका कनेक्शन मुतासिर होगा। तो अगेन एंड अगेन रिसाइकलिंग हम सिर्फ 5 टाइम कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की। तो मैं रीडिंग लेती हूँ उसकी, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की। सम इंडस्ट्रीज सोर्सेज एस्टिमेट दैट एन ऑर्डिनरी शीट ऑफ पेपर मेड फ्रॉम सेलुलोज फाइबर derived from wood can survive only 4 to 6 trips to the recycling process. सिर्फ 5 to 6 टाइम इसको रिसाइकल किया जा सकता है। The paper is chopped and then subjected to a mixture of chemicals to remove impurities and de-inked its chemicals. इसके ऊपर जो भी इंक या जो भी केमिकल लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, कुछ केमिकल्स ऐड करके उसको चॉप करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे सारी की सारी इंक को या उसकी प्रिंटिंग को, और उसके बाद अगेन पल्प बना के उससे हम पेपर बना लेंगे। एन ऑर्डनरी न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड ओनली फॉर 5 टाइम्स। सिर्फ 5 दफ़ा हम उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, कि ये जो पेपर हम बनाते हैं इसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन। देखिए, आप लकड़ी काटेंगे तो उससे पेपर बनाएंगे ना, पल्प बनाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन होगी, जंगलात कम होंगे, हम लकड़ियाँ काटते जा रहे हैं, दरख्त कम हो रहे हैं, ठीक है, पेपर बनाने के लिए। एयर पोल्यूशन, कि जब आप ये प्रोसेस करोगे, आप केमिकल्स डाल रहे होते हैं डाइजेस्टर में, उसके ऊपर केमिकल्स लगाते हैं, तो इसके दौरान कुछ गैसेस, उन केमिकल्स से बनने वाली बाय प्रोडक्ट्स गैसेस की फॉर्म में इन्वायरमेंट में हवा में भी शामिल होती हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट वाटर पोल्यूशन, कि समटाइम जब आप लाइक क्लोरीनेशन को ही देख लें, आपने क्लोरीनेशन परफॉर्म की है पेपर की ब्लीचिंग करने के लिए,
तो उसको जब आपने क्लोरीनेशन के बाद वॉश किया हॉट वाटर से, तो वो जो बाकी के मटेरियल था, बाकी की क्लोरीन थी या बाकी के केमिकल हैं, वो पानी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में जाके शामिल हो जाएंगे। दरियाओं में इंडस्ट्रीज़ का पानी चला जाता है तो वो हमारे पानी को आलूदा कर देंगे, प्ल्यूटेड कर देंगे। अगर हम पाकिस्तान में बात करें कि कितनी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं जो कि बना रही हैं, पेपर बना रही हैं, कितनी पेपर इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जो हमारे पास मौजूद हैं मिल्स जो पेपर बनाती हैं, उनमें से कुछ की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। बुल्ले शाह पेपर मिल, मिस्क पेपर मिल्स, एम्पायर पेपर एंड बोर्ड मिल्स, फ़ियाज़ पेपर एंड बोर्ड मिल्स, अली मुर्तज़ा पेपर मिल्स, उसामा पेपर मिल्स एंड अल अज़ीज़ पेपर मिल्स। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में पेपर को बनाने के लिए काम कर रही हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में पेपर बनाया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।